के कारण जल का सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का स्थिरण जैसा कि झीलों में होता है नहीं हो पाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने पाती है। समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरण स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है जो इस प्रकार हैं। ओशनिक जोन सी लेवल का प्रकाशीय क्षेत्र होता है जिसे यूफोटिक जोन कहते हैं और समुद्र तल जीवी प्रदेश जिसमें जीव पाए जाते हैं, जीव जंतु, इसे बैथिल जोन कहते हैं। ये समुद्र तट से ढलान है जिसे नेरियोटिक जोन कहते हैं और ये फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ मग्न तट और ये मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप और ये गहरा जल अंदर में रहता है। समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? पहला, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। या सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। या किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन ऑप्शन सी, जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो यह है ऑप्शन सी, जनसंख्या पहले आता है, फिर समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। जनसंख्या समुदाय बनाते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो भूदृश्य जो फिर होता है। जीव से जीवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर ये भूदृश्य। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भूक्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन या कोई नहीं? तालाब ये प्राकृतिक पारितंत्र है और वन, खेत कृत्रिम पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र है जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं।
तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता नहीं उत्पादक अपने भोजन का उपभोग करता है और वियोजक कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन एक सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठन और पुरपोषित संगठन। स्वपोषित संगठन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपने आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? धान का खेत कृत्रिम पारितंत्र है, बाकी वन, झील और घास का मैदान ये प्राकृतिक पारितंत्र है। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए मरुस्थल, घास के मैदान या पर्वत या सामुद्रिक? सामुद्रिक पारितंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र विश्व का विशालतम पारितंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारितंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 70% सतह पर विस्तृत है। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कौन सा है? सागर, वन, पर्वत या मरुस्थल? सागरीय पारितंत्र सबसे विस्तृत पारितंत्र है, सबसे स्थिर। सागरीय महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरी जलधारा सैलाइन होने के कारण साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर पारितंत्र है। पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है, परंतु विभिन्न कारणों तथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन, लकड़ी काटना है। वनोन्मूलन के कारण कई कारण है, जिसे अधोलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। वनोन्मूलन के कारण: कागज की भारी मांग, प्राकृतिक आपदाएं, वनों या चारागाहों में परिवर्तन होने से वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भी वनों को काटा जाता है। झूम कृषि में भी वनों को काटा जाता है, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वनाग्नि के वन में आगों का लग जाने के कारण औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना। नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव है, इसकी वजह से भी, और शहरीकरण से वन काटे जाते हैं, जो इनके प्रमुख कारण हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीय बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौर कारणों में है। वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। ध्यातव्य है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से
प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन की हानि होती है। वनों का काटना पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। भारत में पर्यावरणीय असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीय, बाढ़ एवं अकाल वर्षा का परिवर्तन इसके गौर कारणों में है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। पारिस्थितिकी संतुलन वन को काटने से, लकड़ी काटने से बिगड़ता है। बाकी तीनों से पारिस्थितिकी संतुलन में बढ़ोतरी होती है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन, लकड़ी काटना है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। जल प्रबंधन है, वन रोपण है, वन्य जीव सुरक्षा भी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित है। औद्योगिक प्रबंधन नहीं है। जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। यह संतुलित वृद्धि किसी पारितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता तथा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की वह अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे वह पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान करते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी, जो अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने के कारण भी बन सकती है। ध्यातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की यह क्षमता जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है, जिसे संकेताक्षर R से दर्शाया जाता है। परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। यह वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के कारण जब यह क्षमता जैविक विभव कहलाती है, परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध के कारण वृद्धि रुक जाती है। यह वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहा जाता है। एकाकियों की संख्या, समय, ए शेप्ड कर्व। समय के साथ एकाकियों की संख्या बढ़ती जाती है और एक कैपेसिटी के बाद यह वक्र के रूप में बढ़ती है। एस शेप्ड कर्व में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ एस आकृतिनुमा है के वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता।
वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की वह अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए तीक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो वह है पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे फूड कहते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं जबकि जंतु खाद्य पदार्थों के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिवसीय होता है, एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल। उदाहरणतः किसी घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। जैसे उत्पादक घास होते हैं जिन्हें टिड्डा खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता मेढक, द्वितीयक उपभोक्ता और मेढक को सब खाते हैं, तृतीय उपभोक्ता। घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य। स्वपोषी बकरी शाकाहारी उपभोक्ता और मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता। ध्यातव्य है कि जीवीय संगठक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संगठकों में सामान्यतः शामिल होते हैं उत्पादक जैसे पौधे, उपभोक्ता जानवर, मनुष्य और अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला के रूप में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपना पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री घास श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक इस प्रकार हैं। समुद्री घास खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक पाद प्लवक फाइटोप्लैंक्टन गहरे समुद्री स्रोत या समुद्र में होते हैं। जड़युक्त पौधे छिछले पानी में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाकीय पौधे घास स्थल में, फसल के पौधे फसल भूमि में, क्रॉपलैंड। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।
उदाहरणतः हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं। यह पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारियों को मांसाहारी कहा जाता है, अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। ध्यातव्य है कि साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या असड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरद पर निर्भर करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवधारियों जैसे पौधे व जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रवण करते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का पारितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।